नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती कांग्रेस की मुश्किलें। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में भी लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने थामा भाजपा का दामन। लोकतंत्र के महोत्सव के ऐलान के साथ महासमर का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। आम चुनाव के लिए हुई सरगर्मियां तेज। टीडीपी और जनसेना आज जारी करेंगे घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन का आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ देश भर में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवा सम्मन भेज 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाली सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी
72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल्स के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र हरकत में आ गया है। मेरठ में जगह जगह लगे नेताओं और सियासी पार्टियों के प्रचार वाले होर्डिंग, बैनर उतारे जाने लगे हैं। मेरठ जिला प्रशासन ने होर्डिंग हटाना और दीवारों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रंग पोतना शुरू कर दिया है। मेरठ सिटी मैजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि कल से राजनीतिक बैनरों को हटाया जा रहा है। वहीं अधिकांश बैनर हटा लिए गए हैं और जल्द ही सारे बैनर हटवा दिए जाएंगे। वहीं बीएमसी ने मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी बैनर हटाए। ये बैनर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए थे। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आज मुंबई में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और स्मार्ट सिंचाई सहित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देने के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में CII के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर FIR दर्ज की है। भूपेश बघेल के अलावा 19 नामजद सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला IPC की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की FIR में IPC के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की टियर 3 की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में गिरफ्तार आरोपियों को पटना लाया गया, जहां सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि हर न्याय के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी दे रही है, जिससे 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी जनता को 25 गारंटी दे रही है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के समन पर पेश नहीं होने को कानून का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि समन आने पर मुख्यमंत्री को उसका सम्मान करके पेश होना चाहिए था। तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द IPC में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 IPC में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किए गए नवे समन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। और शायद यही कारण है कि आज दिल्ली के लगभग 200 लोग श्रीधर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे विधानसभा के, उनके आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रांत के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रतिदिन सवेरे 10, 12, 15, 20, 100, 200 लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में संपन्न हुई। 15 मार्च से आयोजित इस सभा में 2023-24 के संघ कार्य की समीक्षा और आगामी वर्ष की संघ कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर प्रस्ताव के जरिए सामाजिक जीवन में श्री राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने और सभी प्रकार के वैमनस्य को समाप्त कर समरसता से युक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया गया। बता दें कि प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा का आयोजन होता है।
प्रतिनिधि सभा में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी सह सरकार्यवाह और 45 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का। और केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेश खाली मामले के 2 अन्य आरोपियों मफूजर मौला और सिराजुल मौला को सीबीआई द्वारा बशीरहाट उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में आतंकवादियों से संबंधित 4 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। पुणे में जब्त की गई संपत्तियां 3 भगोड़ों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं और इसका उपयोग आईईडी निर्माण और आतंकी घटनाओं की योजना बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। एनआईए ने पहले ही मामले में सभी 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज सेशल्स के लिए रवाना हुई। संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लैमिटिए का अर्थ है दोस्ती। ये एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका पहला संस्करण 2001 से सेशल्स में आयोजित किया गया था। सैन्य अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल से 45 सैन्य कर्मी और सेशल्स रक्षा बल के जवान अभ्यास में भाग लेंगे। ये अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को भी बनाएगा और बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलनों का दौर जारी है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में हिमस्खलन हुई है, जिसके कारण बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद हो गया है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में व्यापक निकासी अभियान शुरू कर दिया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर करने में आसानी होगी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। उभरते डिजाइनरों को प्लेटफॉर्म देने के लिए आज दिल्ली में डिजाइनर इंडिया 2024 की शुरुआत हुई। इसके बारे में बताते हुए संयोजक ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस शो की वे तकरीबन 1 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न डिजाइनरों से मिलना और उपभोक्ताओं के लिए एक मंच तैयार किया, जिसके चलते उन्हें उम्मीद है कि यहां से तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस होने की उम्मीद है। हालांकि संयोजक इस सफल आयोजन के लिए वस्त्र मंत्रालय और MSSE मंत्रालय को धन्यवाद देना नहीं भूलते। ये इंडिया का पहला इवेंट है जो डिजाइनर्स एंड बायर्स मीटिंग है। बायर्स मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, इसको B2B इवेंट्स बोलते हैं।
और इंडिया का पहला इवेंट ऐसा है जहाँ पे डिजाइनर्स लोग अपने जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं B2B कैसे काम करते हैं। जैसे सब्यसाची H&M के साथ टाइप किया था, तो सब्यसाची क्या था, H&M के साथ H&M के लिए डिज़ाइन बनाया था, H&M प्रोडक्शन किया था। सब्यसाची H&M के साथ टाइप कैसे जो परसेंटेज भी कर सकता है या अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए। हमने अपनी जर्नी में जो सक्सेस है उसको शायद 20 साल लगे हमें, हम जहाँ पहुँचे वहाँ तक के लिए। हम चाहते हैं कि जो यंग अपकमिंग टैलेंट्स हैं, आज के मॉडर्न युग के जो टैलेंट्स हैं, उनको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े और शायद हम जहाँ 20 साल में पहुँचे वो 2 साल में पहुँच पाएँ। तो वी आर ट्राइंग टू कट शॉर्ट देयर उनकी जो जर्नी है उसमें हम एक्सेलेरेटर का काम करना चाहते हैं। हमने यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यहीं अनुमति दीजिए और मेरे साथी को भी नमस्कार।